शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। इस साल इस पवित्र यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है, जिसके लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अगले महीने से शुरू हो रही है, जिसके लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ये खबर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। पिछले साल की तरह इस साल भी लोग घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि श्रद्धालुओं का समय भी बचे और उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। इस साल बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम की यात्रा जो है हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्व रखती है। लाखों की संख्या में भक्त हर साल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं। पंजीकरण का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने की घोषणा हो चुकी है। दरअसल साल दर साल चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है, जिससे तीर्थ यात्रियों के लिए न सिर्फ जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलती है, बल्कि भीड़ नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है। ऐसे में तीर्थ यात्री 3 आसान तरीकों के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें पहला तरीका उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जबकि दूसरा तरीका टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वहीं तीसरा तरीका सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए भी एक ऑप्शन रखा है, जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए यात्री को 8394833833 नंबर पर यात्रा लिखकर मैसेज करना होगा और आगे प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन 3 तरीकों में किसी एक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, जिसे डाउनलोड करके श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान अपने पास रखना होगा। लेकिन जो तीर्थ यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी और इसके लिए सरकार ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 50 काउंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 30 काउंटर ऋषिकेश में और 20 काउंटर विकास नगर में स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। ये माना जा रहा है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की आने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्षों में जिस तरह से बड़ी संख्या में यात्री आए हैं और इस वर्ष चारधाम यात्रा पहले ही शुरू हो रही है, तो इसको लेके माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल चारधाम यात्रा के कपाट अप्रैल में खुलने जा रहे हैं। सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और फिर 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होगी। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे।
अनुमान है कि इस साल भी चारधाम यात्रा के लिए देश और दुनिया भर से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु देवभूमि आ सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सरकार इन दिनों जोर शोर से तैयारियां कर रही है। देहरादून से अंकित शर्मा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप चारधाम यात्रा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित शर्मा। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खोले हैं जहां पर आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आसानी से चारधाम यात्रा के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे, अंकित की रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है registration.touristcare.uk.gov.in। तो इस पे आप आएंगे तो आपको काफी सारे टैब्स नजर आएंगे। इस समय हम जो रजिस्ट्रेशन का पेज है उस पे हैं और आपको दिखाते हैं कि मेन मेन्यू जो है वो किस तरह नजर आता है। जब आप पेज पर आते हैं उत्तराखंड tourism.gov.in पे आते हैं, चारधाम रजिस्ट्रेशन का आपको ये एक टैब दिखाई देता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे फीचर्स आपको लॉगिन करने के बाद नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, देखिए दो फीचर्स हैं इसमें, इंडियन पिलग्रिम और फॉरेन पिलग्रिम। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। नाम अपना डालना है, मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये डिटेल आ रहा है। अगर आप कोई टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं तो उनका जीएसटी नंबर और टूर कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। उससे सरकार को और सुविधा हो जाती है डेटा कलेक्शन में और सटीक जानकारी मिलती है। तो उसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जब आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद किस तरह से फीचर्स यहाँ पर आते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर टूर करना है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से नजर आता है। पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है और इसमें टूर स्टार्ट और एंड डेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम 25 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का करते हैं, 5 लोग इसमें हम डालते हैं तो चेक अवेलेबिलिटी आता है। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कितना यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का भी इशू रहता है। उसके हिसाब से सरकार जो है वो रियल टाइम जो डेटा है उसके अनुसार वो इंफॉर्मेशन को साझा करती है कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ओवर क्राउडेड है। तो ये रेड और ग्रीन टैब दिखा रहे, आपको ये दिखाते हैं कि मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, बाय रोड है, बाय हेलीकॉप्टर है या ट्रैक करके जाएंगे तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ड्राइवर का नाम और व्हीकल नंबर अगर देंगे तो वो ट्रैक करने में काफी आसानी होती है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चारों जगह जाना है तो आप ऐड टैब पे जाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक जानकारी के अनुसार 15 दिन से ज्यादा का ये टूर आप प्लान ना करें। तो इसमें ये पूरी डेट आ रही है और सेव एंड क्रिएट टूर के पास जाकर आपका ये टूर सेव हो जाएगा और आपके पास जो है मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके साथ ही एक ऐप भी आई है, ऐप के माध्यम से आप जो है अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जानकारी वेबसाइट पे भी दी हुई है और गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन के साथ साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा को अभी शुरू कर दिया है। ऑफलाइन के लिए अभी लोग नहीं आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली अच्छी खबर आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड के झांसी से। देखिए, वैसे तो देश भर में होली का पर्व सबसे लंबा चलता है, 40 दिन तक हम मथुरा में होली देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल होली खेल चुके हैं सब लोग। लेकिन असली होली की शुरुआत अब ब्रज की लठमार होली की तरह शुरू हुई है बुंदेलखंड में। होली की दूज पर इस अनोखी होली का आयोजन होता है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। डगरवाहा गांव में
बरसाने की तर्ज पर होने वाली ये लठमार होली 1100 साल पुरानी बताई जाती है और इस परंपरा को आज भी यहाँ पर निभाया जाता है। ताबड़तोड़ लाठियां बरसाती महिलाएं और खुद का बचाव करते पुरुष। ये तस्वीरें किसी झगड़े या फिर विवाद की नहीं, बल्कि ये बुंदेलखंड की लठमार होली है, जो ब्रजधाम की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तर्ज पर ही मनाई जाती है। ये अनोखी होली झांसी के डगरवाहा गांव में होली की दूज पर खेली जाती है, जिसे लेकर लोगों में जोश और उत्साह दिखते ही बन रहा है। महिलाओं के हाथों में लंबे लंबे बांस के लठ हैं, जबकि पुरुष छोटे छोटे डंडे लिए नजर आ रहे हैं। इसके बाद खाती बाबा मंदिर के बाहर मैदान में शुरू हुई ये लठमार होली। महिलाएं पुरुषों पर जमकर लठ बरसाती हैं और पुरुष अपना बचाव करते नजर आते हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग होली खेल रहे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन पर रंग और गुलाल की बौछार करते नजर आते हैं। बुंदेलखंड हो रही लठमार होती है हमारी लठमार। अच्छा, बुंदेलखंड में और कहीं होती? हाँ, नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा, क्या रोकती हैं आप? हम मारते हैं, हमारा खुद नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, चाहे सिर पड़ जाए चाहे हाथ टूट जाए, अच्छा, कोई मतलब नहीं है। पूरे गांव की महिलाएं और भभूत लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पूरे गांव की महिलाएं, पूरे गांव की। जब से ये यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तभी से परंपरा चली आ रही है। ये गढ़ी की खाती बाबा है यहाँ पे। जिस तरीके से होती है यहाँ पे महिलाएं आती है जो लठ मारती है। अगर जो भी महिला विशेषकर नहीं आ पाती है तो खाती बाबा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पे उसको आना ही पड़ता है लठ मार के लिए। वो कहीं भी जाए यहाँ पे आना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे डगरवाहा गांव में लठमार होली की ये परंपरा 1100 साल पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि मथुरा से आए एक परिवार ने इसकी शुरुआत की थी और तब से हर साल होली के मौके पर गांव में सभी लोग मिलजुल कर लठमार होली खेलते हैं। खास बात यह है कि होली को लेकर यहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। 2 साल से लगभग ज्यादा से निरंतर होली हो रही है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से होली मनाते हैं और होली का कार्यक्रम हजारों की संख्या में लोग यहाँ आनंद लेने आते हैं। झांसी से कहाँ से आते हैं? ये झांसी के आसपास सारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के गांव हैं, वहाँ के लोग यहाँ देखने के लिए प्रतिवर्ष। बुंदेलखंड में केवल यही होती है? बुंदेलखंड केवल पूरे बुंदेलखंड में केवल डगरवाहा गाँव में ही ऐसी लठमार होली होती है जिसका आयोजन होता है। परंपरा के मुताबिक इस अनोखी होली के लिए गांव के बीचों बीच ऊंचे बांस पर एक पोटली बांधी जाती है, जिसमें गुड़ और नगरी रखी जाती है। इस गुड़ की पोटली की रक्षा की जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं, जबकि गांव के पुरुष इस पोटली को जीतने की कोशिश करते हैं। जब तक गुड़ की पोटली को जीता नहीं जाता, तब तक ये होली चलती रहती है। पोटली जीतने के बाद होली में शामिल सभी लोगों ने झूमते गाते इसका जश्न भी जोरदार तरीके से मनाया। इस अनोखी होली को देखने के लिए बुंदेलखंड के करीब 100 से 150 गांव के हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। इस साल भी होली देखने वालों की ऐसी ही भीड़ गांव में नजर आई। किसी ने गांव की गलियों में बैठकर होली का आनंद उठाया, तो किसी ने मकानों की छतों पर बैठकर होली का हुड़दंग देखा। होली की परंपरा है। खातिन के स्थान पे बांस गालते हैं और पुरुष भी गुड़ तोड़ के आते हैं, तो हम बांस गालते हैं, गुड़ नहीं तोड़ पाते हैं। अच्छा, ये परंपरा बुंदेलखंड में एक ही जगह है? बस एक ही जगह। हरियार समाज है जो यहाँ पे वो गुड़ तोड़ने का काम करती है और यादव समाज है जो हमारी वो यहाँ पे गुड़ टांगने का काम करती है। महिलाएं रोकती हैं? महिलाएं रोकती है, उसके लिए बचाव के लिए लगभग कितनी महिलाएं रहती हैं? लगभग 50-60 महिलाएं हर साल यहाँ पे आती है। और लड़के 150 कम से कम। इस बदले दौर में डगरवाहा गांव के लोग विरासत में मिली इस लठमार होली की परंपरा को आज भी सहेजे हुए हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड की ये लठमार होली लोक संस्कृति, आस्था और परंपरा का अनोखा संगम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
झारखंड से अगली खबर, जहां 5 दोस्तों ने मिलकर एक सुपर कार तैयार कर ली और पांचों पेशे से ऑटो मैकेनिक हैं। इन्होंने एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी और उसे लैम्बोर्गिनी की शक्ल दे दी। 2 साल की मेहनत से तैयार ये कार बिल्कुल लैम्बोर्गिनी जैसी दिखती है, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। जबरदस्त डिजाइन, रोबीला अंदाज और गरजते इंजन के साथ फर्राटा भरती कार। ये कार जब सड़कों पर उतरती हैं, तो सभी की नजरें इसी पर टिक जाती है। दिखने में ये हूबहू लैम्बोर्गिनी जैसी लगती है, लेकिन इस कार के सीने में मारुति 800 का इंजन धड़कता है। ये कमाल कर दिखाया है जमशेदपुर के पास चांडिल के कुछ दोस्तों ने। सुपर कार्स का क्रेज तो नौजवानों के सिर चढ़कर बोलता है और इन सुपर कार्स में लैम्बोर्गिनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। करोड़ों की कीमत वाली इन कारों को खरीदना रफ्तार के शौकीनों का सबसे बड़ा सपना होता है। कुछ ऐसा ही सपना चांडिल के 5 दोस्तों ने भी देखा था। पांचों पेशे से ऑटो मैकेनिक है, लिहाजा गाड़ियों के इंजन और डिजाइन से इनका रोज वास्ता है। पेशे की आमदनी से सुपर कार खरीदने का सपना पूरा होना नामुमकिन लगा, तो पांचों ने मिलकर सपने को सच करने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। पांचों ने 5-5 हजार रुपए मिलाकर एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी। इसके बाद करीब 2 साल तक पांचों ने मिलकर इस कार पर जी तोड़ मेहनत की। लैम्बोर्गिनी के एक छोटे खिलौने को इन्होंने मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया। खिलौने के मॉडल को पांचों दोस्तों ने बड़ी बारीकी से देखा और समझा और फिर पुरानी मारुति 800 को नया रूप देने में जुट गए। इनकी कोशिश इस पुरानी कार को मॉडिफाई करके बिल्कुल लैम्बोर्गिनी जैसा बनाने की थी। लगन और मेहनत रंग लाई और 2 साल बाद जो कार बनकर तैयार हुई वो दिखने में बिल्कुल लैम्बोर्गिनी जैसी है। चांडिल झारखंड का एक ऐसा इलाका है जो अत्यंत पिछड़ा इलाका है, लेकिन इस इलाके के गैरेज मैकेनिकों में खास करके हमारे साथ आरिफ खड़े हैं। आपको मैं बताऊं, इन्होंने 25,000 में मारुति 800 खरीदा और इस 800 को बेल्बिनो नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय गाड़ी है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ से अधिक है, उस गाड़ी को अपनी कड़ी मेहनत से इनकी पूरी टीम ने बना डाला है। एक आकर्षण का केंद्र है झारखंड के लिए कि इतना महंगा गाड़ी एक बिना किसी डिजाइन के, और हम दिखाना चाहते हैं वो छोटा सा गाड़ी है, जरा गाड़ी लाना बोला, इस गाड़ी को ही इन्होंने अपना आइडियल माना और इस गाड़ी को आइडियल मान करके इन लोगों ने इस गाड़ी को बनाया है। अब इस कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग चांडिल आ रहे हैं। इस कार के इंटीरियर में कुछ काम बाकी है, लेकिन इंजन और बॉडी का काम पूरा होने के बाद ये कार सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इस कार को तैयार करने में इन दोस्तों ने अब तक करीब 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। इनका दावा है कि ये कार करीब 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। बहुत खुशी लग रहा है और हम लोग का उम्मीद नहीं था इस तरीके का गाड़ी बनेगा, लेकिन आज आप लोग के सामने देख सकते हैं क्या खूब और क्या बढ़िया गाड़ी बना है, जो कि आप लोग दूर दूर से आ रहे हैं इसका इंटरव्यू लेने। अच्छा, मेरे को बताओ कि इसकी माइलेज क्या होगी? ये एक्चुअल में मारुति 800 अल्टो का आपको पता होगा 15 या 20 का माइलेज देता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉडी में मेटल बॉडी बना है, तो उसके वजह से इसका थोड़ा लोड होने की वजह से इसका थोड़ा माइलेज घटेगा, लेकिन लमसम मान के चलिए 10 का माइलेज दे देगा। अल्टो 800 है, इसको मॉडिफाई किए हम लोग मिल के, सबको जितना हम लोग का गैरेज का टीम है सबका सहयोग है, सबने साथ दिया है। पहले भी गाड़ी लाने गए थे समझे, तो ऐसा बजट नहीं था तो नहीं लिए गाड़ी, तो फिर एक गाड़ी लिया तो हम लोग फिर सब मिल के बनाए। झारखंड के पिछड़ा माने जाने वाले इलाकों में बनी ये कार अब आसपास के तमाम शहरों में सुर्खियां बटोर रही है। सबसे खास बात इस कार की फिनिशिंग में है। इसे इतनी सफाई से बनाया गया है कि ये कहीं से भी मॉडिफाइड कार नहीं लगती है। असली लैम्बोर्गिनी जैसे ही इसमें डबल एग्जॉस्ट साइलेंसर लगाए गए हैं। कार के इंजन की आवाज भी सुपर कार की तरह बदली गई है। इस कार के लोकप्रिय होने के साथ ही इन दोस्तों को ऐसी और कार बनाने के ऑर्डर मिलने लगे हैं। हालांकि इनका सारा ध्यान अभी इस कार को पूरा करने पर है। इंटीरियर का काम पूरा होने के बाद ही ये ऐसी और कारें बनाने के बारे में सोचेंगे। ऑर्डर तो बहुत आ रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे तभी इसको आगे बढ़ेगा। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है जो हम लोग सब मिल के बनाए हैं। हम लोग का जितना गैरेज स्टाफ है सब के लिए मिलजुल के बनाए हैं।
इन 5 दोस्तों ने साबित कर दिया है कि इरादे मजबूत हों, मेहनत और लगन में कोई कमी ना हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। सड़कों पर दौड़ती एक खूबसूरत कार इसी जज्बे की मिसाल है। चांडिल से अनूप सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया और सिविल सर्विस एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया। अनुज कोटा जिले के पास एक छोटे से कस्बे रावतभाटा के रहने वाले हैं। अनुज ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रावतभाटा में ही पूरी की और इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो जोधपुर चले गए। साल 2023 में एम्स जोधपुर से अनुज ने MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और आज उन्होंने UPSC टॉप करने का अपना सपना साकार कर लिया। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने अनुज से खास बातचीत। तो अनुज, घर पर बात हो गई, पेरेंट्स ने सबसे पहले किसको बताया आपने? मम्मी या पापा का रिएक्शन क्या रहा? घर पे हम तीनों ही थे, मम्मी और पापा और मैं साथ में थे। तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट रैंक जैसे ही देखी तो मैं चिल्लाया जोर से कि पापा मैंने टॉप कर लिया है। तो हम तीनों बैठ के आराम से जमीन पे बैठ के थोड़ा तसल्ली से सोचा कि ये एक्चुअल में सच है। फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद बोला और उसके बाद फिर भाई को फोन किया। अनुज, आज आपकी स्टोरी पूरा देश देख रहा है, युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। थोड़ा बताइए कि बैकग्राउंड क्या था आपका, आपने पढ़ाई किस चीज की शुरू की थी? क्या 12th के बाद से ही UPSC की तैयारी शुरू हो गई थी या उसके बीच में कुछ और आपने किया? जी सर मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन करा है सर MBBS एम्स जोधपुर से। और जी सर, और उसके बाद सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही UPSC का 2023 में मैंने दिया था। तैयारी सर मैंने काफी पहले से, मतलब जिस टाइम मैं कॉलेज में था उसी समय से थोड़ा सा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया था। और प्रॉपर तैयारी मैं कहूँगा तो इंटर्नशिप में जितना मुझे टाइम अपने पास स्पेयर कर पाता था, तो तब से मैंने थोड़ा सा सीरियस मोड में तैयारी चालू करी थी। 2023 में ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और 23 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया था। फॉर्चुनेटली मुझे 23 में डेनिक्स, जो कि सेम पेपर कंडक्ट करवाता है, उसी में मुझे एलोकेट हो गई थी। अभी मेरी प्रोबेशन चल रही है डेनिक्स की और थर्ड अटेम्प्ट में मैं अभी इसमें फर्स्ट रैंक मुझे मिली है UPSC 2025। अनुज, अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है, आप डॉक्टरी कर रहे थे और डॉक्टरी करने के साथ साथ UPSC की आपने तैयारी की, UPSC आपने क्रैक भी कर लिया है। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। तीसरा अटेम्प्ट था। तो डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ समय कैसे निकालते थे? हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ तो वैसे ही इतनी हेक्टिक होती है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे आप लोग काम करते हो। कैसे पूरा टाइम टेबल बना था, कैसे चीजें आप मैनेज कर रहे थे? सर एक्चुअल में जो मेरा प्रैक्टिस का फेज था, इंटर्नशिप था, उसमें मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे बैचमेट सबसे इम्पोर्टेंट, जिनने वर्क अलोकेशन में काफ़ी मदद करी, जिनने मदद करी कि मेरे पास टाइम रहे ताकि मैं थोड़ा पढ़ने में टाइम निकाल पाऊँ। और इसके अलावा सर घर पे जब मैं इंटर्नशिप के बाद मैं घर से प्रैक्टिस करने आया, घर से तैयारी करने के लिए आया था, तो पूर्ण रूप से सहयोग घर वालों ने दिया ताकि पूरी प्रायोरिटी मेरी मेहनत रह सके और इसी की बदौलत आज सक्सेस हाथ लगी है सर। वो क्या चीजें जो आपने मिस करी इस प्रिपरेशन के दौरान, और अब जब रिजल्ट पूरी तरीके से आपके पक्ष में है तो आप क्या वो चीजें करना चाहेंगे? चाहे वो घूमना हो या कुछ अच्छा खाना हो, क्या चीजें करना चाहेंगे? सर मैं किसी चीज को लेके ऐसे रिग्रेट नहीं करता कि मैं ऐसा इस फेज में कुछ ऐसा मिस करा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मुझे प्रिपेयर करना था तो मैंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा, मैंने सोशल मीडिया को पीछे छोड़ा, पूर्ण रूप से बंद कर दिया, अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया इन सब चीजों से। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सर मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम मिला अपने घर पे रहने का, अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि एक बार जब हम कॉलेज से निकलते हैं, नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें टाइम बहुत कम मिल पाता है जिसमें इतना लंबे समय तक हम अपने माँ बाप के साथ रहें। तो वो एक समय मुझे मिला, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, ना कि मैं इस चीज को रिग्रेट करूं कि मैं कुछ मिस करा मैंने। जिस वक्त पर आपने UPSC क्लियर किया है वो जंजीस का दौर उसे कहते हैं, आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा? और आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको अब नई चीजें, बहुत कुछ मिलने वाला है, क्या आपको सोशल मीडिया ने, क्योंकि जंजीस सीधे कनेक्ट था सोशल मीडिया से, आपकी UPSC की तैयारी में क्या सोशल मीडिया का कोई रोल था? सर मैंने सोशल मीडिया के लिए एक सोशल मीडिया ऐप जरूर मैंने डिलीट नहीं करी थी, बाकी सारी डिलीट कर दी थी। मैं ट्विटर को जरूर फॉलो करता रहा, जो कि एक्स अभी बन चुका है, तो मैं एक्स पे जरूर एक्टिव रहना पसंद करता था, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स और ये सब चीजें मिल जाती थी। अभी आपने कई जगह से कोचिंग की होगी, इंश्योर IAS से भी आपने जो है वहाँ पर इंटरव्यू, शायद मॉक टेस्ट किए थे, उनके साथ कोचिंग्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
सर ये जो डिफरेंट कोचिंग से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रिपरेशन ली थी, जिसमें मॉक इंटरव्यू मैंने जाके दिया और उसमें अलग अलग गाइडेंस मुझे मिली, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ रहता है हेल्पफुल। और इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी मैं थैंकफुल रहूँगा। काफ़ी दोस्तों ने हेल्प करी मुझे, जो कि अच्छे इनपुट्स दिए, तो कंप्लीट प्रोसेस रहता है सर। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप कोई भी अगर कोई काम कर रहे होते हैं, एक मोमेंट आता है जो ब्रेक डाउन मोमेंट होता है, जहाँ लगता है कि नहीं हो पा रहा है अब। क्या अनुज की लाइफ में आज यूपीएससी के टॉपर की उस जर्नी में कोई ब्रेक डाउन मोमेंट आया था, और अगर आया था तो उससे फिर आप बाहर कैसे आए? सर नेचुरल सी बात है कि मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, और दोनों अटेम्प्ट में जब ये इस पीडीएफ को, जिसमें फाइनल रिजल्ट आता है, इसे हम होली पीडीएफ कहते हैं एस्पिरेंट्स की भाषा में, तो उस होली पीडीएफ में अपना नाम देखना अपने आप में एक बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो चूंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सर्विस एलोकेट तो हुई थी, लेकिन वो रिजर्व लिस्ट में एलोकेट हुई थी, जो कि कुछ चंद महीनों बाद आती है। तो लगातार 2 बार जो होली पीडीएफ में नाम आया, नाम नहीं देख पाया मैं, तो वो नेचुरल सा एक सेटबैक सा फील होता है। बट ऑल इन ऑल सर, पार्ट है सर इस प्रोसेस का, और उतार चढ़ाव बिल्कुल। अगर उस टाइम दुख लगा था तो आज उतनी ही ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही है सर। आप जरा टिप्स दे दीजिए कि ब्रेकडाउन से कैसे बाहर आना है। अगर सर, लगे कि हार हार अब तो भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए क्या कहेंगे? जी सर, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा सर। ब्रेकडाउन को आप एक परसेप्शन आपका किस तरह से है। एक ब्रेकडाउन को कुछ लोग ऐसे परसीव करेंगे कि अब शायद सब खत्म हो गया, या फिर लोग ऐसे पसंद करेंगे कि शायद ये मुझे कुछ और करने के लिए प्रेरित कर सकता है ये मौका, या तो मैं इसी को और अच्छे से कैसे दूं, या फिर इसके अलावा भी तो बहुत कई चीजें हैं जहां पे मैं एक्सेल कर सकता हूं। तो ये दोनों ही चीजों पे हमें सोचना चाहिए कि अगर मुझे यूपीएससी ही देना है आगे, तो यूपीएससी में भी और क्या चीजें मैं अच्छी कर सकता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि यार यूपीएससी अब बहुत हुआ, इसके अलावा भी तो बहुत सी अच्छी चीजें हैं जहां पे मैं अपना मन लगा सकता हूँ, तो नेचुरली उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।